शंकर अपनी पत्नी सुमन से कहता है, किशन भाई साहब ने एक बड़ा अच्छा रिश्ता बताया है। सुमन कहती है, कहाँ का है लड़का और क्या काम करता है? शंकर कहता है, अरे यहीं इसी शहर का है और नोएडा में काम करता है। भाई साहब बता रहे थे कि लड़के का बाप उन्हीं के साथ काम करता था, उनका दोस्त जैसा है। हो सकता है बात कम पैसों में हो जाए। और फिर रहा हमारी नताशा का नसीब। सुमन कहती है, कुछ भी हो जाए मैं अपनी बेटी को ढंग के घर में ही ब्याऊंगी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में काटी, एक एक पाई की मोहताज रही। मैंने तो जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजार ली, लेकिन अपनी बेटियों को अच्छे परिवार में ही करूंगी। उसका पति शंकर पढ़ा लिखा नहीं है और सीधा भी बहुत है। मजदूरी करके सारे पैसे अपनी पत्नी को दे देता है। पत्नी ही घर चलाती है। वो ना तो कभी अच्छा खाती है और ना ही अच्छा पहनती है। बस दिन रात बेटियों की चिंता में डूबी रहती है। 100-200 जितने रुपए होते हैं सब बैंक में डालाती है ताकि वो अपनी बच्चियों के लिए एक दहेज इकट्ठा कर सके। खुद भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन हिसाब रख लेती है। उसका एक ही सपना है, अपनी बेटियों की शादी अच्छे परिवार में करे। इसी सपने को पूरा करने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। उसके घर में न कूलर है न पंखा है, बस 2-3 खटियां हैं, जरूरत भर के लिए बर्तन है और शादी में मिला एक बक्सा। वो और कुछ खरीदने की ख्वाहिशें भी नहीं करती, क्योंकि उसको अपनी बेटियों की शादी के लिए दहेज जो जोड़ना है। शंकर और सुमन की 2 बेटियां हैं। एक बेटा है, बड़ी बेटी नताशा और छोटी बेटी निधि, और एक बेटा माधव। ये तीनों सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। नताशा ने इस साल बीए किया है और वो हाई स्कूल से ट्यूशन दे रही है। ट्यूशन पढ़ाकर वो अपना और अपनी बहन के पढ़ाई का खर्च निकालती है। नताशा समझदार है, लेकिन वो अंतर्मुखी है। अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाती, अंदर ही अंदर घुटती रहती है। पढ़ने में सही है, काम काज भी कर लेती है और सब उससे खुश रहते हैं, क्योंकि वो कभी भी पलट कर जवाब नहीं देती, चाहे बात उसे बुरी क्यों ना लगे। इसीलिए सब उसे सीधी समझते हैं। लेकिन उसकी बहन निधि उससे बिल्कुल विपरीत है। उसकी किसी से नहीं बनती और ना वो किसी की सुनती, इसलिए लोग उसे तेज समझते हैं। वो अभी 10वीं कक्षा में है और छोटा भाई माधव 8वीं में है। रविवार का दिन आता है। शंकर अपने भाई साहब को लेकर लड़के वालों के घर जाते हैं। ये लोग वहां पहुंचते हैं। लड़के का पिता नागेश खूब आवभगत करता है, लेकिन शंकर घर परिवार देखकर सोचता है कि ये लोग तो उसकी औकात से बाहर हैं। वो भाई साहब के कान में कहता है, भैया पैसों की बात तो कर लो। भाई साहब पूछते हैं, हाँ भाई बताइए कितनी मांग है आपकी? नागेश कहता है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। तुमसे कुछ छुपा है क्या यार? लड़के की बुआ कहती है, अभी हाल ही में 15 लाख की शादी आई थी, लेकिन वो तो हमें लड़की पसंद नहीं आई। भाई साहब कहते हैं, इतना पैसा तो नहीं लगा पाएंगे, लेकिन लड़की की पूरी जिम्मेदारी है। पढ़ी लिखी समझदार है हमारी बिटिया। नागेश कहता है, अरे यार देख लो, 10 से नीचे बात नहीं बन पाएगी। भाई साहब कहते हैं, अरे यार पैसा ही सब कुछ नहीं होता, और क्या करोगे इतने पैसे का? तुम्हें किसी चीज की कमी है क्या? भगवान की दुआ से सब कुछ तो है। एक मजदूर आदमी कहाँ से इतना पैसा खर्च करेगा? देख लो भाई, हम 5 लाख तक कर सकते हैं। नागेश कहता है, ना भाई ना, इतने में तो ना हो पाएगा। बुआ कहती है, इतने में तो 100 गज का प्लॉट वाला भी न करे, हम नहीं कर पाएंगे। हमारे तो फिर भी 25 बीघा जमीन है और हमारा लड़का भी नौकरी करता है। शंकर कहता है, देख लो बेटी हमारी खरा सोना है, आपके घर को स्वर्ग बना देगी, और पैसों का क्या है, आता जाता रहता है। भाई साहब कहते हैं, अरे नागेश भाई देख लो, हम जा रहे हैं, लेकिन ऐसी बेटी तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगी। नागेश कहता है, चलो यार ठीक है, पहले लड़की देख लेते हैं। शंकर कहता है, हाँ ये बात आपकी सही है, पहले आप लड़की पसंद कर लो, फिर बात करेंगे। भाई साहब कहते हैं, ठीक है, आप अगले हफ्ते घर आ जाओ। सब कहते हैं ठीक है, लेकिन बुआ मुंह बनाए हुए है कि उनकी बात किसी ने नहीं मानी। शंकर अपने घर पहुंचता है, सब उसको घेर लेते हैं। निधि कहती है, पापा लड़के का फोटो लाए हो, दिखाओ तो कैसा दिखता है।
मेरा जीजा बनने लायक है या नहीं? तभी सुमन कहती है, चुप हो जा, कुछ भी बोलती है। आप बताओ जी, क्या बात हुई? शंकर के चेहरे पर उदासी है। वो कहता है, बाकी सब कुछ तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मांग बहुत ज़्यादा है। भैया ने 5 लाख की कह दी है। बात अब नताशा पर अटकी है। अगर उनको नताशा पसंद आ गई तो शादी कर लेंगे। ये सब कुछ नताशा सुन रही है। वो बाहर निकलकर आती है और अपनी माँ से कहती है, लेकिन आपकी बैंक में तो सिर्फ 2 लाख रुपए हैं। मम्मी कहती हैं, अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते, देख लेंगे क्या करना है, बात तो आगे बढ़े। मम्मी पापा यही सोच रहे हैं, वो लोग बस नताशा को पसंद कर लें, लेकिन वो सोच रही है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे और कौन देगा? अगर किसी से मांग भी लिए तो इतना बड़ा कर्जा कैसे देंगे? मम्मी पापा तो कर्ज में डूब जाएंगे और बच्चों की पढ़ाई। यही सोचकर उसका सर दर्द से फटा जा रहा है। उसकी माँ उसे देखकर उसके पास आकर उसके सर पर हाथ रखकर कहती है, तू क्यों परेशान हो रही है? क्यों चिंता करती है? मैं हूँ ना बेटा। नताशा की आंखें भर आती हैं। वो कहती है, आपने अपनी पूरी जिंदगी एक एक रुपया जोड़ा है माँ। सुमन कहती है, रे पगली, इसी दिन के लिए तो जोड़ा था। और तू बिल्कुल चिंता मत कर, तेरी माँ अभी जिंदा है, कुछ भी कर लेंगे और पैसों का इंतजाम हो जाएगा। हर बात में चिंता करना अच्छी बात नहीं होती बेटा। बड़ी पागल है हमारी छोरी, चल जा सो जा, कहकर अपने बिस्तर पर चली जाती है। नींद तो किसी को नहीं आ रही, बस सब करवट बदल रहे हैं। निधि कहती है, मैं तो लहंगा पहनूंगी और हाँ, मेकअप भी कराऊंगी। राघव कहता है, मैं तो कोट पैंट लूँगा और दीदी की शादी में खूब नाचूंगा। नताशा कहती है, उड़ लिए हवा में तो अब सो जाओ। ऐसे ही सोचते विचारते एक हफ्ता गुजर गया। आज रविवार का दिन है, लड़के वाले आने हैं, इसलिए घर में चाची, बुआ और ताई ताऊ सब इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद लड़के का परिवार आ जाता है। सब एक दूसरे से नमस्ते करके बैठते हैं, कुछ इधर उधर की बातें करते हैं, चाय नाश्ता करते हैं। नताशा की बुआ नताशा को साड़ी पहना रही होती हैं। तभी उनके भाई साहब अंदर आकर कहते हैं कि निधि को बाहर मत आने देना। नताशा थोड़ी कमज़ोर दिखती है निधि के आगे। बुआ कहती हैं, ठीक है भैया, और वो नताशा को ठीक से तैयार कर देती हैं। फिर सारी औरतें नताशा को लड़के वालों के पास बड़ी कुर्सी पर बिठा देती हैं। लड़के की माँ एक दो बात पूछती है, फिर लड़का, लेकिन लड़के की बुआ फूफा सवालों की लाइन लगा देती हैं। नताशा घबराई हुई है। सवाल जवाब होने के बाद लड़के की बुआ अपनी भाभी को बाहर ले जाकर कहती है कि बड़ी तारीफ कर रहे थे अपनी बेटी की, मुझे तो कुछ खास लगी नहीं, चलो यहाँ से, हमें नहीं करनी शादी वादी। लड़के की माँ कहती है, मुझे तो ठीक लगी। बुआ कहती है, क्या ठीक लगी तुम्हें? गरीब आदमी है, क्या लगा पाएगा, घर देखा है? फिर मम्मी अपने पति और बेटे आरब को बुलाकर उनसे पूछती हैं, तो नागेश कहता है, ठीक है, तुम देख लो। पीछे पीछे फूफा भी आ जाते हैं। वो कहते हैं, देख लिया हमने, ये कुछ न लगा पाएगा, दम नहीं है आदमी में, घर परिवार में भी एका नहीं है। मम्मी आरब से पूछती हैं, तुम बताओ। आरब कहता है, ठीक है, शादी लड़की से करनी है या पूरे परिवार से? फूफा कहते हैं, अरे यार, तुम लोगों को कुछ नहीं पता, ऐसे नहीं होता, पूरा परिवार देखा जाता है, चलो यहाँ से। बुआ कहती है, वही तो मैं कह रही हूँ। बुआ फूफा के आगे मम्मी पापा शांत हो जाते हैं, लेकिन आरव कहता है, मुझे तो सब कुछ ठीक लग रहा है। मम्मी कहती है, मुझे भी लड़की ठीक लगी, और जब कह रहे हैं वो पैसे दे देंगे तो वो दे देंगे पैसे। लेकिन फूफा कहते हैं, जो तुम्हें करना है करो, हमें लाए ही क्यों थे जब हमारी माननी नहीं है। सब अंदर जाते हैं। आरव की मम्मी नताशा को मिठाई का डिब्बा और शगुन के तौर पर कुछ पैसे भी देती हैं। नागेश और भाई साहब एक दूसरे के गले लगते हैं और कहते हैं, अब तो रिश्ता बदल गया, हम दोस्त से समधी बन गए। इन सब के बीच नताशा सिर्फ यही सोच रही है कि पैसे कहाँ से आएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, अगर वो चली गई तो भाई और बहन की पढ़ाई का क्या होगा। सब खुश हैं, लेकिन वो नहीं। आरव नताशा को देख रहा है। वो जाते समय शंकर से कहता है कि आप एक बार नताशा से भी पूछ लीजिए कि वो खुश है या नहीं।
शंकर कहता है हाँ, उससे कोई परेशानी नहीं है। फिर आरव अपने परिवार के साथ वहां से चला जाता है। चाची कहती है अरे हमारी तो नताशा के भाग ही खुल गए, ऐसा रिश्ता मिला है। भाई साहब शंकर और सुमन से कहते हैं नाक मत कटा देना, पैसों का इंतजाम है कि नहीं। शंकर कहता है अभी तो नहीं, लेकिन करते हैं। वो कहते हैं कितना इंतजाम है तुम्हारे पास। सुमन कहती है अभी तो सिर्फ 2 लाख रुपए हैं भाई साहब, हम आपकी बात नहीं गिनने देंगे, इंतजाम कर लेंगे। वो कहते हैं ठीक है, हमसे जो बन पड़ेगा वो हम कर देंगे। चाची ताई के कान में चुपके से कहती हैं इंसान को जितनी चादर हो ना उतने ही पैर फैलाने चाहिए, लेकिन नहीं बड़े बड़े सपने देखेंगी, हमेशा से हमारे बच्चों की होड़ करनी चाहिए। कौन देगा इन्हें इतने पैसे, भाई साहब की नाक तो कटवा देंगी ये लोग। ताई कहती हैं अब जो होगा सो देखा जाएगा, मैं तो कहती थी आगे मत पढ़ो, पर हमारे तो सुनते ही नहीं। और मुकेश नहीं आए आज। अरे जीजी मैंने नहीं बताया उन्हें, नहीं तो भागे चले आते। सुमन जीजी पूछ रही थी मुझसे मुकेश नहीं आए, मैंने तो कह दिया छुट्टी नहीं मिली उन्हें, मेरा बस चले तो मैं शादी में भी ना आने दूं। ताई कहती हैं तू सही है, हमारी तो कोई सुनता भी नहीं। खाना पीना खाकर सब अपने घर चले जाते हैं। नताशा को समझ नहीं आ रहा वो खुश हो या दुखी। निधि सबसे नाराज है कि उसे किसी ने बुलाया नहीं, वो नताशा से बात भी नहीं करती। मम्मी पापा हिसाब लगा रहे हैं कि पैसे कैसे और किससे लेने हैं। 1-2 दिन गुजर जाते हैं, भाई साहब आते हैं और बताते हैं कि 1 महीने बाद 5 मार्च का मुहूर्त निकला है शादी का। शंकर अपने भाई से पूछता है कि आप कितने की मदद कर दोगे। भाई साहब कहते हैं यार तुझे तो पता है कि मैंने अभी शादी की है, तो मैं ज़्यादा तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ 30,000 रुपये दे दूंगा। शंकर अपने छोटे भाई के पास जाता है और उससे पूछता है कि वो कितने दे देगा, लेकिन उसकी पत्नी ने पहले से ही आग लगा रखी है। जब पक्का किया तब तो तुम्हें पूछा नहीं, अब जरूरत पड़ी तो आ गए पैसे मांगने, वैसे तुम्हें कुछ बताया भी नहीं, कह देना मेरे पास नहीं है, सिर्फ 20,000 रुपये पड़े हैं, लो मत लो। वो ऐसा ही शंकर से बोल देता है। शंकर सुमन को बताता है कि उन दोनों का मिलाकर सिर्फ 50,000 ही होगा, बाकी 2.5 लाख का इंतजाम कैसे करेंगे। सुमन कहती है परेशान मत हो, कुछ न कुछ हो जाएगा, कर लेंगे इंतजाम। उधर आरव परेशान है कि उसे नताशा इस रिश्ते से खुश नहीं लग रही थी, उससे कैसे बात करे, उसके पास तो फोन ही नहीं है। आरव भी कम बोलता है, हर बात में दखल नहीं देता, बड़ों का आदर करता है, लेकिन जहाँ जरूरत हो वहाँ चुप भी नहीं रहता। वो नताशा से एक बार बात करना चाहता है ताकि शादी से पहले वो उसकी मर्जी जान सके, लेकिन नताशा से कैसे बात हो। फिर आरव अपने छोटे भाई बेहान को लहंगे की डिजाइन पसंद करने के बहाने नताशा के घर भेजता है। बेहान बहुत तेज है। बेहान वहाँ जाता है, उसे देखकर सब इकट्ठे हो जाते हैं। अब वो कैसे कराए, वो उसकी चाची ताई और सब बहनों को बातों में लगाकर नताशा को फोन देते हुए कहता है कि लो मम्मी आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। नताशा फोन लेकर थोड़ी सी दूर चली जाती है। हेलो करने पर उसे उधर से आरव की आवाज़ सुनाई देती है तो वो चुप पड़ जाती है। आरव कहता है क्या हुआ। नताशा कहती है कुछ नहीं। आरव पूछता है कैसी हो। नताशा कहती है मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो। आरव कहता है मैं भी बढ़िया हूँ, वो मुझे तुमसे कुछ पूछना था। नताशा धीरे से कहती है हाँ बोलो। आरव कहता है कि क्या तुम इस शादी से खुश हो। नताशा 1 सेकंड के लिए चुप हो जाती है और फिर उससे पूछती है कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो। आरव कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो, कोई दबाव तो नहीं है तुम पर। नताशा कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आरव कहता है सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नताशा कहती है हाँ सच में ऐसी कोई बात नहीं है। आरव कहता है कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे हम बात कर सकें। नताशा कहती है नहीं मेरे पास फ़ोन नहीं है। आरव पूछता है मैं भिजवा दूँ फ़ोन। नताशा कहती है नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आरव कहता है ज़रूरत क्यों नहीं है। नताशा बोलती है बस ऐसे ही। इतने में चाची आवाज़ लगाती हैं
अरे आज ही सारी बात कर लोगी अपनी सास से, कुछ बात के लिए भी छोड़ दो। नताशा आरव से कहती है मुझे सब बुला रहे हैं। आरव कहता है ठीक है जाओ बाय। नताशा बिहान को फोन देती है। ताई कहती है क्या कह रही थी तेरी सास, हमें भी बता दे। नताशा कुछ नहीं कहती, लेकिन बिहान चाची से मजाक करने लगता है और सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। थोड़ी देर बाद वो चला जाता है। फिर चाची ताई भी चली जाती हैं। नताशा अपने बिस्तर पर लेटी हुई यही सोच रही है कि आरव सच में अच्छा लड़का है, वरना किसे पड़ी है जो उसकी मर्जी जाने। उसे खुशी हो रही है कि कोई तो है जो उसके चेहरे को देखकर उसके पीछे का दर्द देख पा रहा है। लेकिन अगले ही पल उसने सोचा कि पैसों का इंतजाम कैसे होगा, उसके माँ बाप पर बहुत कर्ज हो जाएगा। यही सोचकर उसके आंसू टपकने लगते हैं। करवट से लेटी निधि कहती है सारे आंसू अभी बहा दोगी, कुछ विदाई के लिए भी बचा लो। इतने में पापा मम्मी भी ताऊ के घर से आते हैं। मम्मी नताशा से पूछती हैं पीछे वाला प्लॉट कितने का बिक जाएगा, हमारे हिस्से में 50 गज है। नताशा कहती है क्या एक प्लॉट मेरी शादी में, एक छोटी की शादी में, फिर माधव के लिए क्या बचेगा। सुमन कहती है वो सब हम देख लेंगे, तू बता 4000 रुपये गज चल रहा है, 2 लाख रुपए का होगा। कहकर नताशा अपनी मम्मी की गोद में सर रखकर रोते हुए उनसे कहती है माँ बाप अपनी बेटी भी दें और पैसा भी, ये कैसी रीत है मम्मी। मम्मी उसके सर पर हाथ रखकर कहती हैं यही रीत है बेटा जो सदियों से चली आ रही है। बेटी का घर उसका ससुराल होता है। शंकर कहता है मुझे पता है कि तू हमारी चिंता में घुनी जा रही है ना, हमारी चिंता मत कर, तू अपना भविष्य देख। कर्ज का क्या है, चुका लेंगे धीरे धीरे। 2 लाख है, 2 लाख का प्लॉट हो गया, बस 1 लाख बचा है, वो भी कहीं ना कहीं से हो जाएगा। मम्मी कहती है मौसी आ रही है, कुछ ना कुछ वो इंतजाम कर देगी, तू चिंता मत कर मेरी बच्ची, सो जा। निधि कहती है मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप दोनों मुझसे ज्यादा दीदी से प्यार करते हो। मम्मी कहती हैं तू तो अपने हक के लिए लड़ लेगी, चिंता तो मुझे नताशा की है, पता नहीं कैसे लोग होंगे, मेरी बच्ची को प्यार से रखेंगे या नहीं। हाँ तो ठीक है ना, मेरे लिए सरकारी नौकरी वाला ढूंढना, तंग आ गई हूँ मैं इस गरीबी से, निधि कहती है। सब हंसने लगते हैं। नताशा कहती है पहले इसी की कर दो, इसे बहुत जल्दी है शादी की। फिर सब हंसने लगते हैं। ऐसे ही सुबह हो जाती है। नताशा की मौसी कुछ सहायता कर देती है, प्लॉट भी 1.5 लाख का ही बिक पाता है। शंकर के पास अभी फिलहाल 4 लाख का इंतजाम हो जाता है। वो पैसे लड़के वालों को दे देते हैं और कहते हैं ये लो आप ही करो दावत, हम तो लड़की लेके आ जाएंगे और 1 लाख लड़के के हाथ पर रख देंगे। सब राजी हो जाते हैं। निधि ने पूरा घर सर पर उठा रखा है कि अगर लहंगा नहीं आया तो वो शादी में नहीं जाएगी, क्योंकि उसको चाची ने चिढ़ा रखा है कि मैं तो अपनी बेटी के लिए बढ़िया सा लहंगा लाऊंगी, तुम्हारे लिए कौन लेके आएगा। नताशा कहती है कि तू रो मत, मैं तेरे लिए लहंगा ले आऊंगी। उसके पास कुछ पैसे पड़े हैं, वो उन्हीं पैसों से सब घर के लिए कपड़े ले आती है। शादी के एक दिन पहले घर पर सब रिश्तेदार आए हुए हैं। वो निधि से कहती है कि उसको आरव से बात करनी है। निधि ताऊ जी के फोन में से आरव का नंबर निकाल कर ले आती है। फिर नताशा मौसी के फोन से आरव से बात करती है। हेलो, मैं नताशा बोल रही हूँ। आरव कहता है कैसी हो। नताशा कहती है मैं ठीक हूँ, मुझे आपसे कुछ कहना था। आरव कहता है हाँ बोलो। नताशा कहती है आप बुरा मत मानिएगा। आरव कहता है बोलो भी, क्या हुआ है। नताशा कहती है कि वो 50,000 का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है, तो आप 1 हफ्ते बाद ले लेना। आरव गहरी सांस लेते हुए कहता है ये बात थी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। नताशा कहती है मतलब। आरव कहता है कोई बात नहीं है, नहीं हो पाया तो। और बताओ क्या हो रहा है। नताशा कहती है आप अपने पापा को बता तो देंगे ना, कल आपके हाथ पर सिर्फ 50,000 ही रख पाएंगे। आरव कहता है अरे भाई बता दूंगा, कोई बात नहीं है, काहे इतनी परेशान हो रही हो। नताशा कहती है थैंक यू सो मच। आरव कहता है तुम कुछ ज़्यादा ही परेशान रहती हो। और कोई बात।
नताशा कहती है नहीं, मौसी बुला रही हैं, मैं फ़ोन रखूं? कल की भी तैयारियां करनी हैं। आरव कहता है ठीक है जाओ, कल मिलते हैं। शादी वाला दिन भी आ जाता है। सब इधर से उधर दौड़ लगा रहे हैं। शाम को सब शादी समारोह में पहुंचते हैं। लड़के वालों ने खूब बढ़िया इंतजाम किया है। चाची ताई की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सब रस्में होती हैं। लड़के के हाथ पर 50,000 रुपए ही रखे जाते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तभी लड़के के फूफा और मौसा को पता चलता है कि पैसे कम हैं, तो वो लोग एक जगह हंगामा शुरू कर देते हैं। फूफा कहता है देख लो, हमें तो पता था ये लोग इंतजाम कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन हमारी बात कोई सुनता ही कहाँ है। शोर सुनकर सब इकट्ठा हो जाते हैं। फूफा गुस्से में नागेश के पास जाते हैं। हम तो तुमसे पहले ही कह रहे थे, तुम माने ही नहीं हमारी। चलो अब चलो यहाँ से, बारात वापस लेकर शादी वादी नहीं होगी। शंकर हाथ जोड़कर कहता है ऐसा मत करो, हमारी नागेश भाई साहब से पहले ही बात हो चुकी है। हम एक हफ्ते बाद आपको सारे पैसे दे देंगे। हॉल में जयमाला का प्रोग्राम चल रहा है। बाकी सब लोग वहीं हैं। फूफा मौसा लड़ते हुए वहां पहुंच जाते हैं। शंकर हाथ जोड़े पीछे पीछे आता है। नागेश सबको शांत करने की कोशिश करता है। तभी वहां बुआ आ जाती हैं और कहती हैं देख लो, पैसे कम दिए हैं। एक बार शादी हो गई तो कौन देगा पैसे? पहले इनसे सारे पैसे लो, फिर होगी शादी। सुमन हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है ऐसा मत बोलिए, हम आपकी एक एक पाई दे देंगे, शादी हो जाने दो। नागेश और उसकी पत्नी बुआ और फूफा को चुप करते हैं और बताते हैं कि उन्हें इस बारे में कल शाम को ही पता चल गया था। नताशा ने कॉल करके आरव को सब कुछ बता दिया था, तो आप लोग चुप हो जाओ। बुआ कहती है अरे वाह, अब तो लड़की जो चाहेगी वो होगा। अभी तो इसके कदम घर में भी नहीं पड़े। ये होती है छोटे घर की लड़कियों की चालाकी। इधर चाची कहती है देख लो जीजी नताशा को, शक्ल से तो बड़ी सीधी लगती है और छोरा अभी से अपनी तरफ कर लिया। ये सब देखकर नताशा रोए जा रही है। वो नीचे उतरकर अपनी मम्मी पापा का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ जाने लगती है। तभी पीछे से आरव उसका हाथ पकड़कर कहता है कहाँ जा रही हो, शादी नहीं करनी? आरव की मम्मी पापा और भाई आरव की तरफ आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हमें कोई परेशानी नहीं है। आरव शंकर से कहता है आप रोना बंद करें, शादी मैं करूँगा, कोई और नहीं। इसलिए आपको किसी की बातों पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने कैसे पैसे इकट्ठे किए हैं। आप लोगों को किसी के आगे हाथ जोड़ने या माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। शंकर और सुमन सोचते हैं कि उन्होंने मोती दान किए होंगे जो उन्हें ऐसा दामाद मिला। नताशा की आंखों से बेशुमार आंसू बह रहे हैं। वो आरव को देखे ही जा रही है। शादी की रस्में पूरी होती हैं। आरव उससे इशारों में पूछता है क्या हुआ? वो अपना सर हिलाकर कहती है कुछ नहीं, और इशारों में ही उसका धन्यवाद करती है। वो अपने पलक झपकाकर मुस्कुरा देता है। नताशा सुकून की सांस लेती है। शादी हो जाती है। जब विदाई हो रही होती है तभी आरव एक बैग सुमन को देता है और कहता है लो आपकी अमानत। वो बैग खोलकर देखती है तो उसमें पैसे होते हैं। वो आरव से कहती है ये क्या है बेटा? वो कहता है आपके सारे पैसे। शंकर और सुमन कुछ समझ नहीं पाते। तब नागेश कहता है कि ये वो पैसे हैं जो आपने हमें दिए थे। आरव एक भी पैसा लेना नहीं चाहता और उसको दहेज नहीं चाहिए। ये शादी इसी ने अपने पैसों से की है। आरव कहता है मैं कौन होता हूँ आपकी पूरी जिंदगी भर की कमाई पर अपना हक जमाने वाला? ये आपकी खून पसीने की कमाई है, मुझे ये नहीं चाहिए। वो नताशा की तरफ देखकर कहता है मैं आपके दिल का टुकड़ा ले जा रहा हूँ, ये कागज के टुकड़े आप रखो। शंकर और सुमन समझ नहीं पा रहे कि उन्हें दामाद मिला है या दामाद के रूप में कोई देवता। इतने अच्छे भी इंसान होते हैं क्या इस दुनिया में? सामने खड़ी नताशा की आंखों में खुशी के आंसू बह रहे हैं और न जाने कब उसे आरव से प्यार हो गया। हेलो फ्रेंड्स, तो ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।